बच्चों कक्षा 12 की भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और इस पूरे चैप्टर को करने के पश्चात आज इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर करने के लिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के जो मध्य व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों देखिए ऑप्शन 1 है अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन दूसरा बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। तो बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं बच्चों। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। बच्चों पोताश्रय पत्तन के अंतर्गत हम देख रहे थे कि कौन सा पोताश्रय स्थलबद्ध है। पहला है विशाखापट्टनम, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बच्चों एनोर और चौथा है हल्दिया। इसका सटीक जो आंसर आएगा वो है विशाखापट्टनम, जो कि स्थलबद्ध पोताश्रय है। यह नहर के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कठोर चट्टानी और रेत बालू के जो स्थल थे उनको काट करके बच्चों नहर बनाई गई थी और नहर से विशाखापट्टनम जो पोताश्रय है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों स्थल और समुद्र के द्वारा। बच्चों स्थल के द्वारा अधिकांश व्यापार नहीं होता है, इसलिए यहाँ यह ऑप्शन नहीं आएगा। स्थल और वायु के द्वारा, यहाँ फिर स्थल आ गया इसलिए यह आंसर भी नहीं आएगा। समुद्र और वायु द्वारा, और चौथा है बच्चों समुद्र द्वारा। तो इसका सही आंसर है समुद्र और वायु द्वारा। स्थल से जो व्यापार है उसकी मात्रा बहुत कम है और सर्वाधिक जो व्यापार होता है बच्चों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक होता है वो स्थल से नहीं होकर के वायु और समुद्र से होता है। ठीक है बच्चों, तो समुद्र और वायु द्वारा होता है, स्थल से नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है। अगला है वर्ष 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। बच्चों यह प्रश्न कुछ किताबों में है, कुछ किताबों में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो इसका आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात हम देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हमें 30 शब्दों में देने हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसमें पहला प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। कि भारत की विदेशी व्यापार जो है उसकी कौन कौन सी विशेषता है। तो बच्चों देखें, पहला है भारत का कुल विदेशी व्यापार निरंतर बढ़ रहा है। जो कुल विदेशी व्यापार है वो लगातार रूप से निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। अधिकांश सर्वाधिक जो व्यापार है बच्चों वो समुद्री के द्वारा होता है, उसके पश्चात वायु के द्वारा होता है, वो न्यूनतम होता है सड़क के द्वारा। और वो भी बच्चों छोटे जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इनसे ही सर्वाधिक मात्रा में सड़क के द्वारा होता है। बाकी के जितने भी देश है उनसे जो व्यापार है वो जल के द्वारा होता है, अर्थात समुद्र के द्वारा होता है, और बाकी का वायु मार्गों के द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत का अधिकांश जो व्यापार है वो समुद्री और वायु मार्गों के द्वारा ही होता है बच्चों। ठीक है, अगला है भारत में विदेशी व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार घाटा का क्या अर्थ होता है, मैंने बताया था बच्चों कि आयात और निर्यात में जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार घाटा। भारत में आयात ज़्यादा हो रहे हैं, यह ज़्यादा हो रहे हैं, और निर्यात की मात्रा कम है। इस वजह से भारत का व्यापार घाटा होता है और भारत का व्यापार घाटा लगातार रूप से बढ़ रहा है। इसके अनेक कारण हैं। ठीक है, विश्व व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का योगदान केवल 1% है।
जो विश्व व्यापार है उसमें भारत का जो विदेशी व्यापार है बच्चों, उसका योगदान मात्र कितना है, 1% ही है। भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का प्रतिशत बढ़ रहा है तथा निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। बच्चों, जो पेट्रोलियम का आयात, हम भारी मात्रा में विदेशों से पेट्रोलियम का आयात करते हैं, चूंकि हमारे भारत में बच्चों पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत कम किया जाता है और इसकी आवश्यकता या इसकी डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भारत में पेट्रोलियम का आयात लगातार रूप से बढ़ रहा है, साथ ही इसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। तो जहां बच्चों मात्रा में वृद्धि हो रही है पेट्रोलियम के, वहीं मूल्य में भी वृद्धि हो रही है। इस कारण से भारत में पेट्रोलियम का आयात है वो लगातार रूप से बढ़ रहा है और इसी वजह से, मुख्यतः बच्चों इसी वजह से भारत में जो व्यापार घाटा हम देख रहे थे उसके बढ़ने का भी मुख्य कारण पेट्रोलियम का आयात जो बढ़ रहा है, यही मुख्य कारण है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं दूसरा प्रश्न, पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताइए। पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर होता है? तो बच्चों देखिए, किसी जलमार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहां व्यापारिक माल, यहां पर बच्चों ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं, पत्तन कहलाता है। ठीक है, व्यापारिक माल चढ़ाने उतारने के लिए क्या होता है, जलयान ठहर सकते हैं, वो पत्तन कहलाता है। जबकि बच्चों दूसरी ओर पोताश्रय ऐसा सागरीय जल क्षेत्र है जहां जलयानों के ठहरने के लिए लंगर डाले जाते हैं तथा जलयानों को सागरीय तूफानों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही इनमें जलयानों की मरम्मत, ईंधन भरने, गोदाम व माल वितरण की सुविधा होती है। तो दोनों में भारी अंतर है। ठीक है बच्चों, ये उस प्रकार से है जैसे कि हम बात करें सड़क यातायात में। बच्चों हमें छोटे एग्जांपल में बताऊं, सड़क यातायात में बस है, ठीक है, वो कहाँ रुकेगी, अपने बस स्टैंड पर ही रुकेगी। तो बस स्टैंड जो हो गया वो एक तरीके से पत्तन हो गया, वहाँ सवारी चढ़ने और उतरने का स्थान। उसी तरीके से जो पत्तन है वो व्यापारिक माल, जो बच्चों माल आ रहा है या जा रहा है, जो चढ़ाने उतारने का जो स्थान होगा वो पत्तन कहलाएगा। जबकि पोताश्रय क्या होता है, पोताश्रय के संदर्भ में यदि उदाहरण में मैं बात करूं बच्चों, तो बस कहीं रुक गई, हवा भराने के लिए रुक गई, ठीक है, गाड़ी के टायरों में, या फिर पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए रुक गई, ठीक है, या फिर कोई दूसरी आवश्यकता के लिए कोई रुक गई, वैसे ही बिना जरूरत के। ठीक है, यदि बीच में बस रुक गई अपनी आवश्यकता के लिए, तो उसके यहाँ पर यदि मैं बात करूँ उसी प्रकार से जलयानों का यदि ठहरने के लिए लंगर डाले गए, सागरीय तूफान यदि आ रहा है उसकी सुरक्षा के लिए कहीं पर रुक गया, ठीक है, साथ ही जलयानों की मरम्मत की आवश्यकता हो गई, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पोताश्रय कहलाते हैं। वहाँ पर बच्चों व्यापारिक माल उतारने चढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा पत्तन और पोताश्रय में अंतर। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो बच्चों हमने देखा था पत्तन वाले टॉपिक में, हमने देखा था कि बंदरगाह के पीछे एक पृष्ठ प्रदेश होता है। तो पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? एक बंदरगाह के प्रभाव क्षेत्र को उसका पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। यह एक बंदरगाह की भूमि की ओर विस्तृत वह भाग होता है जिसमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण होता है। तो बच्चों जो पत्तन होता है उसके पृष्ठ यानी ये पीछे की ओर जो भी स्थान होता है, स्थलीय जो स्थान होता है, जो कि उस पत्तन से सुविधा प्राप्त करता है। अर्थात सुविधा का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान कांडला बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है। ठीक है बच्चों, जो राजस्थान है वो कांडला बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है। अर्थात यदि हम राजस्थान से आयात या निर्यात की कोई व्यवस्था अपनाएंगे तो सबसे नजदीक हमारे बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह से पर ही हम निर्यात कर पाएंगे राजस्थान के संदर्भ में, और आयात करेंगे तो कांडला बंदरगाह से ही करेंगे। तो उसी प्रकार से देश में अलग अलग जो बंदरगाह है, अलग अलग जो पत्तन है बच्चों, वो अलग अलग क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र को दर्शाते हैं, और जो उस सुविधा का उपयोग करते हैं, जो उस प्रभाव क्षेत्र को
दिखाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है। बच्चों, हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत कौन कौन सी वस्तुओं को आयात करता है, कौन कौन से मद हैं जो कि भारत आयात करता है। तो भारत विभिन्न देशों से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात करता है। हम जानते हैं बच्चों, सर्वाधिक प्रमुख है अशोधित पेट्रोलियम और अन्य उत्पाद। जो क्रूड ऑयल है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, पेट्रोलियम, वो ही सर्वाधिक मात्रा में भारत में आयात किया जाता है। दूसरा है पूंजीगत सामान। तीसरा है बच्चों मोती तथा अल्प मूल्य रत्न। नेक्स्ट है सोना व चांदी, रसायन व संबंधित उत्पाद, ये भी आयात किए जाते हैं। खाद्य एवं संबंधित वस्तुएं, जैसे कि खाद्य तेल हुआ, वो हम भारी मात्रा में विदेशों से आयात करते हैं बच्चों। और लास्ट है वस्त्र, धागे तथा कपड़े आदि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखे कि भारत में आयात कौन कौन सी वस्तुएं की जाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। तो भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से पत्तन है, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है बच्चों, मैंने बताया था कि भारत का जो पूर्वी तट है उसके जो पत्तन है वो कृत्रिम पत्तन है अधिकांशतः, और पश्चिम तट पर जो पत्तन है वो कैसे हैं, प्राकृतिक पत्तन है। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि भारत में जो पूर्वी तट है उसके पर नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तट पर वो डेल्टा का निर्माण नहीं करके कैसा करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। इस वजह से पूर्वी तट पर नदियों के मुहाने पर गाद इकट्ठी हो जाती है, और इस वजह से गाद इकट्ठी होने के कारण यहाँ पर पत्तन में गाद होने से वहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही में समस्या होती है। जबकि इसी तरीके पश्चिमी तट पर क्या होता है, एस्चुरी होने के कारण गाद इकट्ठी नहीं होती, और समुद्र का जल उन गादों को अपनी ओर अपनी जगह पर ले जाता है, समुद्र में बहा करके ले जाता है। इस वजह से यहाँ गाद इकट्ठी नहीं होती, और इस वजह से बच्चों पश्चिम तट के जो पत्तन हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पूर्वी तट पर पत्तन कौन कौन से हैं? पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम है बच्चों कोलकाता, जैसे कि हमने देखा था, हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरन। इस प्रकार से यह पूर्वी तट के पत्तन है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हमें 150 शब्दों में देने। इसके अंतर्गत बच्चों हम पहला प्रश्न है, भारत के निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। भारत का जो निर्यात है और आयात है, जो व्यापार है, वो किस प्रकार से किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार का संयोजन सन 2004-05 में भारत में 3,560.7 हजार करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया गया। ठीक है बच्चों, सन 2004-05 में भारत से जिन महत्वपूर्ण मदों से संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया गया बच्चों, उनमें इंजीनियरिंग सामान, मणि रत्न एवं आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, वस्त्र आदि, पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि व संवर्गी उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, चमड़ा व विनिर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान सर्वप्रमुख है। तो बच्चों निर्यात जो किए जाते हैं वो कौन कौन से सामान किए जाते हैं ये हमने बताया, और किन देशों को किए जाते हैं, किन क्षेत्रों को किए जाते हैं वो देख लेते हैं। भारत के निर्यात में मुख्यतः एशिया, ओशेनिया की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। तत्पश्चात पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की हिस्सेदारी प्रमुख है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर निर्यात देखा। भारत द्वारा निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं मलेशिया आदि देशों को किया जाता है। इन देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इन देशों को मुख्यतः इन देशों को निर्यात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत से व्यापार करते हैं।
ठीक है। तो लगभग लगभग भारत से सभी देश, दुनिया के लगभग सभी देश भारत से व्यापार करते हैं। और बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि व्यापार आवश्यक हो गया है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में जब संसाधनों के मामले में सभी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, किसी भी हालत में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, उस कंडीशन में एक देश का दूसरे देश के साथ में व्यापार आवश्यक हो गया है। ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि आयात व्यापार किस प्रकार से है। भारत में आयात किस प्रकार से होता है। सन 2004-05 में भारत में 4810.6 हजार करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया, जिनमें अपरिष्कृत पेट्रोलियम एवं अन्य उत्पाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनका देश के कुल आयात मूल्य में योगदान प्रतिशत 27.87 रहा है। स्वर्ण, चांदी, मशीनरी, व्यावसायिक उपकरण, मोती, बहुमूल्य एवं अल्प मूल्य रत्न तथा गैर धात्विक खनिज विनिर्माण आदि महत्वपूर्ण आयातित वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करूं अन्य आयातित वस्तुओं में दालें, खाद्य तेल, लोहा, स्टील, धातुमयी अयस्क तथा धातु छीजन, चिकित्सीय एवं फार्मा उत्पाद, उर्वरक, अलोह धातुएं, लुगदी व अपशिष्ट कागज, गत्ता, विनिर्मितियां, न्यूज प्रिंट, वस्त्र, धागे, कपड़े तथा रासायनिक उत्पाद सम्मिलित है। तो इतनी प्रकार की चीजें बच्चों हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। बच्चों यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अब लगातार रूप से भारत इन चीजों को भी भारत में निर्माण कर रहा है। इस कारण से इन जो आयात है, जिन मामलों में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, जिन चीज़ों का उत्पादन भारत कर सकता है, उन क्षेत्रों में हम निर्माण कर रहे हैं और आयात लगातार रूप से हम कम कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, व्यापार घाटा जो हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है वो कम हो सके। ठीक है बच्चों। भारत के आयात में एशिया व ओशनिया की सर्वाधिक हिस्सेदारी है, तत्पश्चात पश्चिमी यूरोप एवं अमेरिका का स्थान आता है बच्चों। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति है बच्चों, वो किस प्रकार की है, उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। समय के साथ साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इनमें संदेह नहीं कि भारत के निर्यात मूल्य व आयात मूल्य में सन 1950-51 के बाद से सतत रूप से वृद्धि होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस तीव्रता के प्रमुख कारणों में विनिर्माण के क्षेत्र में सतत वृद्धि, सरकार की उदार नीतियां तथा बाजारों की विविधता सम्मिलित है। ठीक है बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भारत की स्थिति है वो लगातार रूप से बढ़ रही है। भारत लगातार रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कर रहा है। ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप और भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। तो भारत के निर्यात संगठन का जो बदलता प्रारूप है वो किस प्रकार से है कि सन 1997-98 से 2003-04 के मध्य निर्यात संगठन में निम्नलिखित बदलाव अनुभव किए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला है, भारत के कुल निर्यात मूल्य में पेट्रोलियम व अपरिष्कृत उत्पाद का प्रतिशत 1.01 से बढ़कर के 5.59 हो गया था। इसका प्रमुख कारण पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होना रहा है। तो न केवल मूल्यों में वृद्धि हुआ बल्कि मात्रा में भी पेट्रोलियम ज़्यादा में भारत में आयात किया जा रहा है बच्चों। ठीक है। भारत के कुल निर्यात मूल्य में अयस्क खनिजों का प्रतिशत 3.03 से बढ़कर के 3.71 हो गया है। ठीक है। भारत के कुल निर्यात मूल्य में अन्य वस्तुओं का प्रतिशत 1.2 से बढ़कर 2.94 हो गया है। दूसरी ओर भारत के कुल निर्यात मूल्य में कृषि संवर्गीय उत्पादों का प्रतिशत योगदान 18.93 से घटकर 11.8% रह गया है, जिसका प्रमुख कारण उक्त उत्पादों के निर्यात में आई गिरावट है। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जहां एक और हम बच्चों क्या कर रहे हैं, निर्यात में पेट्रोलियम अपरिष्कृत उत्पादों का जो निर्यात है वो भी बढ़ रहा है,
आप बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जहाँ एक ओर तो हम पेट्रोलियम को आयात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम और दूसरे प्रकार के जो उत्पाद है उनको निर्यात भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों आप। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके कई सारे कारण हैं बच्चों। एक तो ये कारण है कि भारत अपने जो छोटे पड़ोसी देश है उनको भी पेट्रोलियम निर्यात करता है। दूसरा कारण क्या है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी भारत में है, और भारत में जो रिफाइनरी का जो उद्योग है वो सर्वाधिक विकसित अवस्था में है। तो कच्चा माल या कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, वो तेल भारत में आयात किया जाता है और उसे परिष्कृत कर, अलग अलग भागों में परिष्कृत कर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर आदि चीज़ों में, अलग अलग रसायनों में, पेट्रोलियम आधारित जो रसायन है उनमें अलग अलग बांट करके हम भारत में भी उपयोग करते हैं, साथ में उसे हम निर्यात भी तो कर देते हैं। तो इस तरीके से जहां हम पेट्रोलियम आयात भी करते हैं, उसी तरीके से हम पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो उत्पाद है वो निर्यात भी कर देते हैं। इस प्रकार से पेट्रोलियम हमारे आयात और निर्यात दोनों ही मदों में शामिल होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पेट्रोलियम निर्यात किया गया हमारे द्वारा। इसके अलावा मैं बात करूँ अयस्क और खनिजों, उसका भी निर्यात किया गया, भारी मात्रा में उसमें परिवर्तन आया, और अन्य वस्तुओं का प्रतिशत में भी, और साथ ही कृषिगत जो उत्पाद है उसमें भी भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, इस वजह से कृषिगत उत्पाद जो हैं वो भी निर्यात किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। यद्यपि भारत के कुल निर्यात मूल्य में उक्त अवधि में विनिर्मित वस्तुओं का प्रतिशत स्थिर रहा, लेकिन इंजीनियरिंग सामान के निर्यात ने उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। ठीक है बच्चों, इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो पाए हैं। भारत के आयात संगठन का बदलता प्रारूप। सन 1997-98 से 2003-04 के मध्य भारत के आयात संगठन में निम्नलिखित बदलाव अनुभव किए गए हैं। भारत के कुल आयात मूल्य में पेट्रोलियम एवं अपरिष्कृत उत्पाद तथा अन्य उत्पाद वर्ग का प्रतिशत 19.68 से बढ़कर के 26.32 हो गया है। ठीक है, पेट्रोलियम व इसके उत्पादों के आयात में होने वाली इस तीव्र वृद्धि का कारण भारत में बढ़ता औद्योगिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के कम मूल्य में हुई वृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि हो रही है, साथ ही भारत में जो बढ़ता औद्योगिकरण है इस कारण से पेट्रोलियम की डिमांड भी ज़्यादा हो रही है। इस कारण से भारत लगातार रूप से आयात जो कर रहा है पेट्रोलियम का, वो ज़्यादा मात्रा में कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, भारत के कुल आयात मूल्य में मोती, अल्प मूल्य वाले रत्नों का प्रतिशत 8.06 से बढ़कर 9.12%, वस्त्र, धागे व कपड़ों का प्रतिशत 0.99 से बढ़कर के 1.61% तथा खाद्य व संबंधित वस्तुओं का प्रतिशत 4.04 से बढ़कर के 4.36 हो गया है बच्चों। भारत के कुल आयात मूल्य में पूंजीगत सामान का प्रतिशत 19.18 से घटकर 13.99 तथा रसायन तथा संबंधित उत्पादों का जो प्रतिशत है बच्चों वो 11.33 से घटकर के 7.99 रह गया है। इस प्रकार से हमने बच्चों देखा आयात का बदलाव किस प्रकार से है। सन 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने के कारण भारत में खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया तथा खाद्यान्नों के आयात का स्थान पेट्रोलियम व उर्वरकों ने ले लिया था। ये मैंने आपको बताया भी था कि 1970 के दशक में जब हरित क्रांति आई थी भारत में, उससे पहले हमारा सर्वाधिक जो आयात था वो खाद्यान्नों पर किया जाता था। लेकिन बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में जब हम भारत में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के पश्चात भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया और बाहर से जो आयात किए जाते थे खाद्यान्न वो नहीं किए जाने लगे। लेकिन बच्चों दूसरी ओर हम पेट्रोलियम और उर्वरकों पर विदेशों पर हम क्या हुआ निर्भर होने लग गए। इस वजह से बाहर से विदेशों से पेट्रोलियम और उर्वरक बाहर से आयात किए जाने लगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने देखा। अब है बच्चों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों में भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है। तो भारत का आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेट्रोलियम, अपरिष्कृत उत्पाद, खाद्य तेल, मोती व रत्न और स्वर्ण व चांदी, चारों ही बच्चों आयात है।
चारों ही ऑप्शन में आया आता है, लेकिन सर्वाधिक जो पूछ रहा है तो आंसर आएगा पेट्रोलियम व अपरिष्कृत उत्पाद। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं दूसरा, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है। तो बच्चों, भारत में निर्यात संगठन में मणिरत्न आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन संबंधित उत्पाद और वस्त्र आदि। तो इसमें आंसर आएगा इंजीनियरिंग सामान का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है भारत के द्वारा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आयात निम्न में से किस क्षेत्र से होता है। सर्वाधिक आयात किस क्षेत्र से या किस महाद्वीप से होता है। तो पहला है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है एशिया एवं ओशिनिया, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है पश्चिमी यूरोप। हम जानते हैं बच्चों सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है, एशिया एवं ओशिनिया से। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है। ये बहुत आसान प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई है, जबकि दूसरे ऑप्शंस में कोलकाता, चेन्नई और हल्दिया है। वही सर्वाधिक जो सबसे बड़ा जो पत्तन है बच्चों वो कौन सा है, मुंबई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार घाटे में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो विदेशी व्यापार जो घाटा होता है उसमें जो वृद्धि लगातार रूप से बच्चों जो हो रही है उसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की डिमांड और मूल्य दोनों लगातार रूप से भारत में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत के विदेशी व्यापार के घाटे में होने वाली वृद्धि का प्रमुख कारण अशोधित पेट्रोलियम का बढ़ता आयात है। और लगातार रूप से हम पेट्रोलियम पर क्या है बच्चों, निर्भर होते जा रहे हैं। और ये सरकार की भी मंशा है और हम नागरिकों को भी इस बारे में सचेत होना है कि पेट्रोलियम पर जो निर्भर है वो हमें कम होना है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम बच्चों बहुत कम मात्रा में उत्पादित होता है। इस कारण से विदेशों से जब हम पेट्रोलियम आयात करते हैं तो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। साथ ही साथ बच्चों पेट्रोलियम के जो आयात करने से भारत की जो पूंजी है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा है उस भंडार को भी कम करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के द्वारा ही हम पेट्रोलियम आयात करते हैं। और पेट्रोलियम के द्वारा बच्चों पर्यावरण से भी हानि होती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इस कारण से वर्तमान समय में और भविष्य में पेट्रोलियम पर निर्भरता हम कम करते जा रहे हैं। सरकार की लगातार ये बच्चों कोशिशें होती जा रही है कि किस प्रकार से हम पेट्रोलियम पर निर्भरता कम कर सके, जिससे कि व्यापार घाटा भी कम हो। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेट्रोलियम उत्पादों के हिस्से में वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। कि पेट्रोलियम उत्पाद के हिस्से में जो वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि, एक तो उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, दूसरा तेल की शोधन क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। जो रिफाइनरी है भारत में वो भी उसकी में भी वृद्धि हो रही है। तो ना केवल देश के अंदर हमें तेल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रिफाइनरी उपयोग में ली जाती है, बल्कि आयातित जो तेल है उसको रिफाइन करके दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे देशों में भी हम निर्यात करते हैं। इस वजह से भी हम पेट्रोलियम उत्पाद को अधिक आयात करते हैं। और तीसरा कारण है तीव्र बढ़ती मांग। लगातार रूप से जैसे जैसे हम भारत में क्या होगा बच्चों, विकासशील से विकसित अवस्था में हम जा रहे हैं, वैसे वैसे जीवन सुधार के तहत हमारी जो मांग है, ठीक है बच्चों, जो हमारी पेट्रोलियम की जो मांग है, जो डिमांड है, वो भी लगातार रूप से बढ़ती हुई जा रही है। अगला है बच्चों, पारादीप पत्तन का विकास क्यों किया गया। उड़ीसा में स्थित जो पारादीप पत्तन है उसका विकास आखिर क्यों किया गया था। बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के निपटान के लिए पारादीप पत्तन का विकास किया गया। तो बच्चों हम जानते हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो वो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसा क्षेत्र है, छोटा नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो, उस क्षेत्र में लौह अयस्क की भारी मात्रा पाई जाती है, कोयले की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से उस पत्तन को हमने लौह अयस्क के निर्यात के रूप में हमने उसे विकसित किया। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किन्हीं 4 पत्तनों के नाम लिखिए। तो पश्चिमी तट पर बच्चों कौन कौन से पत्तन है, एक तो कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, मरमा गांव है, ठीक है, कोच्चि है। इस प्रकार के खूब सारे पत्तन हैं। तो देखते हैं मुंबई, कांडला, मरमा गांव, न्यू मैंगलोर, ठीक है, कोच्चि है। इस प्रकार से 4 जो पत्तन है पश्चिमी तट पर स्थित है।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला प्रश्न, कोलकाता पत्तन के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। कोलकाता पत्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। कोलकाता पत्तन पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी पर अवस्थित है। यह पत्तन बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर उत्तर में स्थल के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों, इसी कारण इस पत्तन को नदीय पत्तन भी कहा जाता है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों, इस पत्तन को हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। हुगली नदी ही इस बंदरगाह को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए जलीय मार्ग प्रदान करती है। वर्तमान में विशाखापट्टनम, पारादीप तथा हल्दिया पत्तन के बढ़ते महत्व ने कोलकाता पत्तन के महत्व को कम कर दिया गया। तो बच्चों, इसमें एक समस्या क्या है इस पत्तन में, कि यहाँ पर गाद की समस्या है। ठीक है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, कोलकाता वाला जो क्षेत्र है बच्चों, विशेष रूप से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना है। और गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया की सर्वाधिक बड़ी नदियों में शामिल है, और इसके द्वारा यहाँ पर विशाल मात्रा में डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और इस बड़े डेल्टा के निर्माण के कारण यहाँ गाद की समस्या देखी गई है। और मैंने बताया था बच्चों कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गाद की समस्या देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण करने के कारण यह जो बंदरगाह है वहाँ पर गाद की समस्या देखी जाती है, जिससे कि बड़े बड़े जहाज़ों का आवागमन बाधित होता है। इस वजह से यहाँ कोलकाता में भी यही चीज़ देखी गई है। अब कोलकाता में बच्चों इस कारण से इसके नज़दीक हल्दिया बंदरगाह, साथ ही पारादीप बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, और इसके नज़दीक दूसरे जो प्रकार के जो बंदरगाह हैं वो भी विकसित किए गए हैं। पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, इस तरीके के बंदरगाह विकसित किए गए हैं, जिससे कि कोलकाता पे जो बोझ था, कोलकाता पे जो अतिरिक्त मात्रा में जो भार था, वो कम किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट है, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी जो भारत का जो क्षेत्र है बच्चों, वो इस कोलकाता बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है। इसके अलावा यह पत्तन भूटान तथा नेपाल जैसे स्थलबद्ध पड़ोसी देशों के लिए भी आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है और हमारे मित्र देश भी है, कौन कौन से? नेपाल और भूटान। इन दोनों देशों के को भी सुविधा देता है। कौन सा बच्चों? कोलकाता बंदरगाह। इस तरीके से बच्चों हमने आज अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर किए। अगली क्लास में हम अध्याय 12 का चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।